Hello students, welcome to the platform of UPSC Vidyalaya. Myself Advocate Brendra Yadav and I welcome you all for today's discussion. Students, आज आप सभी लोगों के सामने मैं एक स्पेशल लेक्चर लेकर आया हूँ. आज हमारे लेक्चर का टॉपिक होने वाला है What is a good essay? तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं. आज का टॉपिक है What is a good essay? स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी लोगों से मैं नॉर्मली इंटरेक्ट करता रहता हूँ, कई टॉपर से मिलता हूँ, कई जो एस्पिरेंट जो अभी आए हैं इस तैयारी में उनसे भी बात करता रहता हूँ. और सबकी बातें सुनने के बाद मैंने ये जाना है, मुझे ये पता चला है कि ऐसे मोर और लेस सबके लिए ही एक प्रॉब्लम है जो बच्चे CAPF एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्लास आज पूरा एसेस पे ही मैं बनाऊं कि क्या होता है एक अच्छा ऐसे, व्हाट इज ए गुड ऐसे, कैसे हम एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे, है ना. क्या फंडामेंटल चीज़ें होती हैं एक ऐसे राइटिंग में. अगर एक बच्चा, आपको पता ही होगा, जो हमारा पेपर 2 है ये काफ़ी बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट जाता है. अगर आप पेपर 2 में देखेंगे आउट ऑफ 200 मार्क्स एसेस का, जो एसेस का है वो 80 मार्क्स सिर्फ एसेस को अलाउड किया गया है. तो अगर आप देखेंगे ये 40% मार्क्स सिर्फ एसेस पे ही दिया गया है. तो अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं और ऐसे नहीं प्रिपेयर बढ़िया से कर रहे हैं तो चैलेंजिंग हो जाएगा स्टूडेंट. एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ 300-500 सीट्स आ रहे हैं वहाँ ऐसे अगर आप बढ़िया नहीं कर पाएंगे तो बहुत चैलेंजिंग है. तो स्टूडेंट्स, आज पूरा क्लास में मैं यही समझाऊंगा क्या होता है अच्छा ऐसे, और अच्छे ऐसे लिखने के लिए क्या चीज़ें मायने की हैं, ज़रूरत की हैं, जो हमें बिल्कुल करना चाहिए. तो आइए इसी पे आज स्टूडेंट शुरुआत करते हैं. मैं पहले ये बताऊंगा क्या होता है एक अच्छा ऐसे, पहले ये देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि अच्छा ऐसे लिखने के लिए एक विद्यार्थी जो ऐसे CAPF का एग्जाम देना चाह रहा है और ऐसे की बढ़िया तैयारी करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए. तो स्टूडेंट, सबसे पहले शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं क्या होता है एक अच्छा ऐसे. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए हमारे ऐसे का. देखिए स्टूडेंट, यूपीसी का जो एग्जाम है, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आपकी जो भाषा होगी वो बहुत ही फॉर्मल होना चाहिए, बहुत ही सरल होना चाहिए, बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही सरल, सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए आपकी. अगर आपने NCERTs देखा होगा, अगर आप सोच रहे होंगे सर सिंपल इंग्लिश क्या होगी, तो सिंपल इंग्लिश वो होगी अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो NCERT की अगर आप लैंग्वेज देखेंगे, उदाहरण के तौर पे हम समझने की ऐसे कोशिश करते हैं, NCERT आप पढ़िएगा, NCERT में जो इंग्लिश लिखी गई है उस इंग्लिश को आप हिंदू पेपर के इंग्लिश से कंपेयर करिए तो आपको दोनों में एक डिफरेंस दिखाई देगा. तो अगर मैं सिंपल इंग्लिश या सिंपल लैंग्वेज से ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी भाषा एक तो बहुत फॉर्मल होनी चाहिए, सेकेंडली बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति जो आपका पेपर पढ़ रहा है ना, आपका जो आंसर रीड कर रहा है, या आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते भी हैं, जो भी आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जो लिख रहे हैं, हर व्यक्ति उसको बड़े ही आसानी से समझ जाए. पहली चीज तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सिंपल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज. दूसरी चीज मैं कहूंगा बहुत ही प्रिसाइज रहना चाहिए. प्रिसाइज का मतलब ये है ना, बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही लेस वर्ड्स हमें यूज करना है अपने आइडिया को कन्वे करने के लिए. अब समझ लीजिए, जहां पर आप एक ऐसे लिखेंगे, 200 मार्क का पेपर होता है, हर ऐसे को 80 मार्क्स दिया गया है, एक ऐसे 20 मार्क्स का होगा. आपके पास एक ऐसे लिखने के लिए
20 मार्क का है तो 20 मिनट से भी कम समय होगा, है ना। तो मान लेते हैं 18 मिनट होगा। मैक्सिमम आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं। एक पूरे आइडिया को कन्वे करने के लिए 300 वर्ड से भी 300 वर्ड मैक्सिमम है, तो आपको उसके कम रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो 18 मिनट ही है। तो आपको प्रिसाइज रखना है, डायरेक्ट रखना है, और कम शब्दों में ज्यादा बातें बतानी आनी चाहिए, है ना। उसके बाद आते हैं, मेरे ख्याल में ये आइडिया क्लियर है। प्रिसाइज होना मतलब, प्रिसाइज का मतलब ज्यादा बातें आप कम शब्दों में बता पाएं, कम वर्ड्स का प्रयोग करें, और जो बातें कहनी है वो घुमा फिरा के नहीं, जिसको हम कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है। सटीक रहना है, प्रिसाइज रहना है, डायरेक्टली हिट करना है हमारी मुख्य बात पे, यहां वहां की बातें नहीं करना है। और आगे, इसके आगे कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे होता क्या है, ऐसे एक ऑर्गेनिक आइडिया होता है, ऑर्गेनिक आइडियाज, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आइडिया होता है। अब ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आइडिया क्या है? ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आइडिया, स्ट्रक्चर का मतलब मेरा ये है, ऐसे का जनरल फ्रेमवर्क क्या होता है? एक इंट्रोडक्शन होगा, एक बॉडी होगी, और आखिर में एक कंक्लूजन होगा। ये तीन चीजें एक स्ट्रक्चर है ना। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? एक कहानी आप शुरुआत कर रहे हैं, उसकी एक साइकिल है। देखिए, हम इंट्रो से शुरुआत करते हैं, बॉडी पे आके मुख्य बात कहते हैं, कंक्लूजन में उसको एक एंडिंग देते हैं। तो एक छोटी सी बात को हम एक बात, जब आप टॉपिक देखिए, बात शुरुआत करेंगे तो एक जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, तो वो जो पूरा साइकिल है, जो पूरा आपके ऐसे का जो पूरा एक साइकिल रहेगा, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, है ना। एक छोटी सिंपल बातों से कंपाउंड बातों पे आना और फिर उसको खत्म करना, एक स्ट्रक्चर में इन तीनों चीजों के अंदर एक कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। ऐसे कभी फ्रैगमेंटेड आइडियाज नहीं होने चाहिए। फ्रैगमेंटेड आइडियाज का मतलब मेरा यह है कि इंट्रो में आप कोई बात कह रहे हैं, बॉडी में आके आप कोई दूसरी बात रख रहे हैं, और कंक्लूजन में आते आते कुछ अलग ही डायमेंशन में आप चली गए हैं, तो कनेक्टिविटी तो रहेगी नहीं ना। तो आदमी ये नहीं समझ पाएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे थे। वो उनको, पढ़ने वाले को ऐसा महसूस होगा कि आप ही भटक गए हैं अपनी ही बातों में, तो वो नहीं होगा। एक बहुत ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी रहेगी। शब्दों को इस तरीके से आपने चयन करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि आपके ऐसे में पढ़ने वाले व्यक्ति को ये लगे कि वो उसकी आपकी पूरी बातों में आपका आइडिया एक्सप्रेस हो जाना चाहिए, आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स, एरर्स, एडिटिंग, कटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें, स्पेलिंग मिस्टेक्स, एरर, ग्रामेटिकल एरर, प्रोनाउंसिएशन, अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो ये सारी चीजें ऐसे का जो फ्लो होता है, जो मैं यहां कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, ये फ्लो ये सारी चीजों से टूटता है ना। स्पेलिंग मिस्टेक्स, एरर्स, है ना, कटिंग करना, ओवर राइटिंग करना, ये सारी चीजें आपके अच्छे एसेस में नहीं हो तो बहुत अच्छा है ना। नहीं तो ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि लिखने वाला व्यक्ति लिखते लिखते फिर सोचने लग गया, फिर अपने आइडिया में कंफ्यूज हो गया, फिर इसको कट करने लग गया, फिर लिखने लग गया, दोबारा लिखने लग गया। ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट, आइए एक बार रिकैप करते हैं हमने अभी क्या देखा। व्हाट इज ए गुड एसे? गुड एसे का मतलब होगा एक ऐसा एसे जिसकी भाषा बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही सरल हो, है ना। दूसरी चीज, वो बहुत प्रिसाइज आइडिया हो, सटीक बात किया हो, उसमें डायरेक्ट रहे, आप सटीक बात कर रहे हैं, डायरेक्टली बोल रहे हैं, कम शब्दों में अपने सारे आइडियाज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये भी होना चाहिए, है ना।
एक कनेक्टिविटी रहना चाहिए, एक आइडिया, एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। और उन एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में एक बहुत अच्छा कनेक्टिविटी होना चाहिए। और लास्ट में स्टूडेंट्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, है ना, एरर, ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, है ना, और ओवर राइटिंग, कटिंग, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे देखा व्हाट मेक्स एन गुड एसे। आइए अब बात करते हैं, जो बच्चे एक अच्छा ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं, वो अच्छा ऐसे राइटिंग कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि अच्छा ऐसे होता क्या है, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए, हमें पता है कि यूपीएससी में, चाहे आप सीएससी की एस्पिरेंट हो या सीएपीएफ एस्पिरेंट हो, ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, आप क्लास ए ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल जायज़ है कि आपको लिखना आना ही चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है ऐसे राइटिंग में, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, लोग लिखते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नहीं तो कोई बहुत हार्ड चीज थोड़ी है ये तो बस प्रैक्टिस का विषय है। तो हाउ टू नो, कैसे लिखना है, हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसेस, ये बात करते हैं अब। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसेस। देखिए स्टूडेंट, मैं बहुत सारे टॉपर्स के साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, उनकी जर्नी को समझने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ से जो मैं सीख के आता हूँ, और जो मैंने अपने प्रिपरेशन में जो चीज़ें सीखी थी, उन्हीं सारी चीज़ों, जो मैंने गलतियाँ की, जो बहुत से टॉपर्स गलतियाँ करते हैं, मैं वही चीज़ें आपको आके बताता रहता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कहता हूँ, और बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से भी आके बात करता हूँ, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो इस सारी चीज़ों में गलतियां ना करें। तो सबसे पहले, अगर आप ऐसे की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ऐसे का एरिया प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो कौन सी मुख्य बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसकी बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको पता ही होगा, पूरे सीएपीएफ के प्रिपरेशन में पेपर 1 भी है और पेपर 2 है ना। कभी भी स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं, ये जो पेपर 1 और पेपर 2 की जो प्रिपरेशन है, ये कभी अलग नहीं होती है, ये सारा इंटीग्रेटेड होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पेपर की ही बात कर रहा हूँ, मैं फिजिकल और इंटरव्यू की बात अभी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के दिन आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा पेपर 1 का, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। पर नॉलेज, जो ज्ञान है आपका, वो पेपर 1 में भी वही नॉलेज काम आएगा, वही ज्ञान पेपर 2 में भी काम आएगा, और प्लस इंटरव्यू में भी जो आपने पढ़ा है वही ज्ञान वहां पे भी काम आएगा इंटरव्यू में, ठीक है। पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो पेपर 1 का आपका जो सिलेबस है, जो बच्चे ऐसे का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कैसे करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पहली चीज, पेपर 1 का जो भी आपका सिलेबस है ना, आपको पहले पेपर 1 के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग तो लाना ही पड़ेगा आपको लिखने से पहले। मान के चलते हैं, एक बार कम से कम आपने ब्रॉडली समझा है, जाना है, समझ के चलिए आपने पॉलिटी कभी पढ़ा ही नहीं है, इंडियन पॉलिटी ही नहीं पढ़ा है, और टॉपिक आ गया पॉलिटी पे, समझ के चलते हैं एक टॉपिक आ गया, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर क्रिटिकल पिलर्स ऑफ ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, यही टॉपिक है। अभी एजुकेशन अवेयरनेस आर क्रिटिकल पिलर्स ऑफ ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, तो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या होगा, अगर आपको वही नहीं मालूम है तो क्या लिखेंगे आप, ऐसे कैसे लिखेंगे। 3 पन्ने लिखने होंगे, 300 पेज 300 वर्ड्स लिखना होगा, 3 पेज लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे आप। तो पहले एक जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आप, अगर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है, तो जिस हिसाब के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप अटेम्प्ट करने लायक हो गए हो। जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर अच्छी है और
आप करंट अफेयर से भी कनेक्टेड हैं, तो मैं मानता हूं आप ऐसे लिखने के लिए तैयार हैं। अब प्रैक्टिस की जरूरत बहुत ज्यादा है ना। तो सबसे पहले मैं कहूंगा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सारे ही सिलेबस के पोर्शन पे, पेपर 1 का जो आपका सिलेबस है उनके लिए। अब इसमें कुछ बच्चे बहुत फ्रेशर होंगे, कुछ रिपीटर्स होंगे, तो रिपीटर्स को तो बिल्कुल प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए। आपने बिल्कुल कुछ ना कुछ पढ़ा ही है, अब आप सोच रहे हो कि पूरा सिलेबस ही पढ़ लूंगा तब मैं लिखना लूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जो भी आपने ज्ञान अक्युमुलेट किया है आपको पेपर पे उतारने की अब प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। और जब आप बैठ के सोचोगे, थॉट बिठाओगे, तो पॉइंट्स भी आएंगे। पढ़ना ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप तैयार होगे, है ना। तो पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली, करंट अफेयर से आप कनेक्टेड हैं, करंट अफेयर से भी आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। जो भी करंट हैपनिंग्स हैं, अगर आपने देखा होगा, इस बार का पेपर देखा होगा, वोटर टर्नआउट इन दी रीसेंट इलेक्शन, एक रिपोर्ट पूछा हुआ था। अब वोटर टर्नआउट इन दी रीसेंट लोकसभा इलेक्शंस, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो वोटर टर्नआउट के आपको फिगर्स, फैक्ट्स पता होंगे। और एक डेमोक्रेसी में वोटिंग, इलेक्शंस क्या मायने रखते हैं आपको पता ही होगा। अगर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप बिल्कुल वो रिपोर्ट को लिख सकते हो। अब उसके लिए कोई हाईफाई तैयारी करने की जरूरत थोड़ी है, पर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, लिखने का प्रैक्टिस ही कभी नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है कि इंट्रो ऐसे करूंगा, इस तरीके से भी। इंट्रो के भी 5 प्रकार है, कभी हमें एक तरीका अपनाना पड़ता है, कभी डेफिनेशन से करना पड़ता है, कभी कुछ फैक्ट से खेलना पड़ता है, कभी कुछ टेक्निकल टॉपिक हो तो सीधा हम डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं। जब आपको इंट्रोडक्शन के 5 तरीके पता होंगे, बॉडी में 5-4 फैक्ट्स लाना पता होगा, कंक्लूजन के 4-5 अप्रोच पता होगा, तभी ना कोई भी टॉपिक आएगा तो आप उसमें कुछ कर पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूं, जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत सही होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, करंट अफेयर से आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना चाहिए। और लास्ट स्टूडेंट मैं कहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब ये है स्टूडेंट, इस प्रैक्टिस में अगर आप लिखना नहीं जानते हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, लोगों ने लिखना है पर आप लिख ही नहीं पा रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप जैसे हम हमारे ग्रुप में कई बारी टॉपिक शेयर करते हैं, तो उस टॉपिक पे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए लिख के। जो रिलेवेंट टॉपिक्स है ना, जो रिलेवेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, उसको लिखते रहना चाहिए। और लिखते लिखते हम जो लिख रहे हैं वो कितना अच्छा लिख रहे हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं, वो किसी मेंटर से डिस्कस करना चाहिए। अब घर बैठे बैठे ही तो सुधार नहीं हो जाएगा ना, कुछ चीजें तो हमें सीखना पड़ेगा ना। तो मैं ये कहूंगा, एक पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऐसे जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी डिसेंट, आपको पढ़ते रहना चाहिए। जनरल जहां आपको लग रहा है कि ये टॉपिक पे मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, अभी मुझे एक बात बताइए, जैसा मैंने अभी अब बताया था, एजुकेशन अवेयरनेस आर क्रिटिकल पिलर्स ऑफ ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। तो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी आपको पता ही होना चाहिए। अब एजुकेशन और अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी पता होना चाहिए। अब एजुकेशन और अवेयरनेस लोगों में बढ़े, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो भी पता होना चाहिए। तो आपको पता रहेगा, अगर आपने पढ़ा है और आपने मेहनत करी है, आपने चीज़ों को समझा, तो आपको पता होगा इंडिया में राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो ये जो सरकार ने किया, ये जो फैक्ट्स पता होगा तभी तो लिख पाओगे। तो मैं ये उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो टॉपिक्स हम लोग शेयर करते हैं, हम जो हमारे ग्रुप्स में शेयर करते हैं, हम जो हमारे क्लासेस में शेयर करते हैं, हमारे पेड बैचेस में शेयर करते हैं, उन टॉपिक्स पे आपको लिख के कॉन्टिन्यूस अपने आप को इवैल्यूएट करते रहना है, अपने आप को टेस्ट करते रहना है। सबसे बड़ी बात यही है, लोग जो करते नहीं है। और मैं कहूंगा स्टूडेंट, आपको एक कम से कम कुछ भी नहीं तो 150 टॉपिक्स पे आपके ऐसे आर्गुमेंट्स और रिपोर्ट्स
बिल्कुल तैयार करके जाना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब टॉपिक देखे हो आप तो आपको ये ना लगे कि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, फैक्ट ही पता नहीं है, कुछ कंटेंट ही नहीं है, कुछ डाटा ही नहीं मेरे पास, कुछ रिपोर्ट्स ही नहीं है मेरे पास लगाने के लिए। वो स्कोप नहीं है। 150 टॉपिक तो मैं ये कहूंगा एक जो मोस्ट लाइकली टॉपिक्स है उनकी बात कर रहा हूं मैं। अगर जो बच्चे हम मेरे साथ एसोसिएटेड थे पिछले साल 2024 के लिए, आपको पता होगा मैंने लगभग 120 टॉपिक्स बच्चों को दिए थे, 120 टॉपिक्स मैंने बच्चों को दिया था। उन 120 टॉपिक्स में से अगर आप देखोगे 3-4 टॉपिक्स डायरेक्टली आ गया था, मतलब 80 मार्क्स का आ गया था। 80 मार्क का टॉपिक्स जो मैंने 120 टॉपिक दिए थे उसमें से 3 से 4 टॉपिक रिलेटेबल आ गए एग्जाम में। तो अगर आपको 4 टॉपिक मिल गया एग्जाम के अंदर लिखने के लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। 40% मार्क्स के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके गए हो। 40% सिलेबस के लिए, मार्क्स के लिए आपको एक इंस्टीट्यूट ने हेल्प कर दिया। अब बाकी के लिए आप पढ़ के तो गए हो ना। कितना ही मार्क्स चाहिए होता है आपको? 50% अगर मार्क्स ले आए पेपर 1 में, पेपर 2 में सॉरी, तो एक्सीलेंट स्कोर है। 100 तो बहुत कम लोग टच करते हैं। बहुत सारे टॉपर्स का आप देखोगे तो 70, 75, 80 मार्क्स ही रहता है। तो 40% अगर कोई क्लासेस आपको टच करवा दिया तो काम हो गया ना। ये 150 जो 120 टॉपिक्स मैंने जो दिए थे पिछली बार, अगर 4 टॉपिक कोई बच्चा लेके गया और लिख कर आ गया तो काम ही हो गया। तो मोस्ट लाइकली टॉपिक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो ट्रेंड समझ रहे हैं, पेपर कैसा आ रहा है, 25 में कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, 4-5 टॉपिक भिड़ा अगर लड़ गए तो काम ही बन गया। ऐसे में 2-3 टॉपिक लड़ गए, आपके रिपोर्ट में 1 टॉपिक लड़ गया और आर्गुमेंट में टॉपिक लड़ गया तो काम ही बन गया पेपर में। बाकी कॉम्प्रिहेंशन है, प्रिसाइज है, वहां आप खेल गए, नंबर पूरे बढ़िया आएंगे। और जहां पेपर 2 में लोग 70-75 पे अटक जा रहे हैं, रैंकर्स भी, अगर आप यहां पे 90 और 90 से 100 के कैटेगरी में आ गए तो एक्सीलेंट स्कोर हो गया, सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ गए। तो स्टूडेंट इस तरीके से तैयारी आपको करना चाहिए, इस तरीके से ऐसे का प्रिपरेशन करना चाहिए। और ऐसे कैसे लिखते हैं, क्या ऐसे का बेसिक्स है, क्या होता है इंट्रो, क्या होता है बॉडी, क्या होता है मल्टी डायमेंशनल एसेज, कैसे कंक्लूड करना है, क्या अप्रोच लेना होता है, किस तरीके का अप्रोच हो सकता है एक टॉपिक को देखने के बाद, ये सारा सीखने के लिए आप एसेज का क्लास एनरोल कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो। देखिए स्टूडेंट्स, पूरी चीज ना सीखने की है ना, समझने की है। अगर आपने अभी ऐसे कभी मेहनत नहीं की, ऐसे लिखना सीखा नहीं है तो वो घर पे बैठे बैठे नहीं आएगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, है ना। जब 50 लोगों का ऐसे आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये ऐसा लिख रहा है, वो ऐसा लिख रहा है, वो ऐसा लिख रहा है, तो आप वहां से आइडियाज ड्रॉ करोगे और फिर एग्जाम में आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक आया तो मैं ऐसे शुरू कर देता हूं, है ना। तो सब कुछ एक्सपीरियंस का है यहां पे। तो स्टूडेंट ये रहा क्या कैसे प्रिपेयर करना है। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा, हम लोग स्टूडेंट हमारे क्लास में 2 प्रोग्राम कर रहे हैं। एक है हमारा मेंटरशिप, जो आपके लिए एसएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला है मेंटरशिप प्रोग्राम। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग आपको एक हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी तैयारी में अब तक कहां कमी रह गई है, कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं जो आपने इग्नोर किया है या आप उसको कर नहीं पा रहे हो, और कैसे करना है वो हमारे फैकल्टी मेंबर्स, मैं खुद आप लोगों को आपसे बात करके, आपसे समझ के वो सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। सेकेंड स्टूडेंट हमारा है पेपर 2 का ऐसे प्रोग्राम। ऐसे पूरा पेपर 2 प्रोग्राम ही है ना, मगर यहां पर एसेस में हम लोग डिटेल्ड टॉपिक्स लाकर, टॉपिक्स में क्या पॉइंट होंगे वो भी बताते हैं, और साथ ही साथ कैसे इंट्रोडक्शन इसका हो सकता था, क्या बॉडी में हम लिख सकते थे, कैसे इसको कंक्लूड कर सकते थे, ये सारी बातें स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं। तो एक है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां आपको कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे करे, क्या नहीं करे, कहां से शुरुआत करूं, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है,
ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कौन सा बुक्स पढूं, कौन सा नोट पढूं, कौन सा करंट अफेयर फॉलो करूं, आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम आपको एक एक चीजें समझाएंगे कि आप कहाँ अटके हो और यहाँ से बाहर निकलने का क्या रास्ता आपके लिए हो सकता है। अगर आप 2025 में CAPF AC को एस करना चाहते हैं तो ये तो मेंटरशिप प्रोग्राम या पेपर 2 हमारा आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है आपका पॉलिटी वीक है, आपका ज्योग्राफी वीक है, आपका एनवायरमेंट वीक है, या आपको लग रहा है कि मुझे एनवायरमेंट बहुत टेक्निकल लगता है, पॉलिटी बहुत टेक्निकल लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा पेपर 1 का मॉड्यूल भी अवेलेबल है, इसको भी आप करके सीख सकते हैं। स्टूडेंट, मेरा ये इंटरेस्ट रहता है, देखिए मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आगे आपको कोर्स बेचूं, रादर मेरा ये अप्रोच है कि आप लोग जहां अपने तैयारी में कमजोर पड़ रहे हैं वहां हम या हमारा इंस्टीट्यूट आपकी मदद के लिए आ सके। और अदरवाइज भी अगर आपका कोई और जेन्युइन प्रॉब्लम है सो यू कैन राइट टू अस, यू कैन कॉल अस, यू कैन हैव ए कन्वर्सेशन विद अस। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी उन सारे इश्यूज को भी रेक्टिफाई करें। तो स्टूडेंट, मेरे ख्याल में आज हमारी पूरी क्लास इसी विषय पे थी। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट किया होगा। दोबारा मिलेंगे हमारे दूसरी क्लास में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।